हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का प्रमरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ बैठ के मैं आज एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। सर अपन एमसीक्यू एक एक चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। सर पूरे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ बैठो, साथ में पढ़ो। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर, उसकी चिंता मत करो। बट आपको इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे साथ बैठना है और पढ़ना है, और प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि एक स्टूडेंट को जब मेरे साथ बैठ के सॉल्व करेगा तो उसे समझ आएगा कि किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, टेक्निक क्या होती है, तरीके क्या होते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनना, बैठना और फ्रेंड्स तक शेयर करना। ये पूरी एक सीरीज चलेगी जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और सर कस्टम पूरे एमसीक्यू और सब चीजें अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सीएस वालों के लिए सर पहली बार मैं एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं, पहली बार अपन एमसीक्यू साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के पूरे लेक्चर्स, मैराथन सब चीजें अपलोड कर दिए, तो अगर वो सब आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, ठीक है। चलो बेसिक कंसेप्ट्स, इसके क्वेश्चंस देखते हैं सर। देखो क्या बोला है। As per section 231 of the Income Tax Act 1961, the following is not included. Sir, not बोल रहे हैं, not included in the definition of person. Person की definition में कौन नहीं आता है? सर क्या इंडिविजुअल आता है? यस सर। सर आप मेरे साथ बोल बोल के करते जाना, इसी बहाने आपका इनकम टैक्स रिवाइज भी हो जाएगा सर, और बहुत हेल्प मिलेगी सर इससे आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने से, ठीक है। एचयूएफ आता है सर। कंपनी, यस सर। क्या माइनर आता है सर? नो सर, पर्सन की डेफिनेशन में माइनर नहीं आता सर, माइनर को बाहर रखते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान रहेगा सबको, एकदम आराम से याद रखना, टेंशन नहीं लेना, काम को रिलैक्स रहना, ठीक। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर माइनर की इनकम क्या टैक्सेबल नहीं होती है? टैक्सेबल होती है सर, बिल्कुल। माइनर को छोड़ते नहीं है सर, माइनर को छोड़ते नहीं है, टैक्स तो लगता है माइनर में। बट जब बात पर्सन की डेफिनेशन की होती है तो पर्सन की डेफिनेशन में अपन माइनर को नहीं लेते, ठीक है। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं सर। देखो, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग एन एज बिलो 80, मतलब बिटवीन 60 टू 80 ईयर्स। सर आराम से सर स्लैब याद करना है सर। 60 से 80 के बीच में क्या स्लैब हुआ करता था सर? देखो 60 से बिलो वालों के लिए क्या स्लैब था? 2,50,000। 60 या 60 से अबव वालों के लिए कितना था? 2,50,000, सॉरी 3 लाख था, 3 लाख, ठीक। और 80 से अबव अगर कोई चले गया तो उसके लिए स्लैब क्या एप्लीकेबल होता था? 5 लाख। तो सर यहां पे बंदा क्या है सर? 60 टू 80 के बीच में, तो इसके लिए स्लैब क्या होगा सर? 3 लाख वाला। वेरी सिंपल, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन टिक कर करके बताते जा रहा हूं, ताकि जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूं और आप उस पीडीएफ को प्रिंट कराओ, डाउनलोड करो, जो भी करो, तो आपके पास आंसर्स अवेलेबल रहे। आगे बढ़ते हैं सर। A and B company received 2 lakh as a compensation from CD and company for premature termination of contract of agency. Amount so received is, sir, premature termination मतलब सर जब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट थी उससे पहले ही अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो उस केस में कंपनसेशन मिला है। किसी की भी गलती हो सकती है, कंपनसेशन मिला है सर 2 लाख रुपीस। क्या ये टैक्सेबल होता है? यस सर, ये टैक्सेबल होता है। अब स्टूडेंट के मन में आएगा सर कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप बोलोगे सर चलो मान लिया आपकी बात रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये टैक्सेबल कहां पर होगा? ये टैक्सेबल होगा पीजीईपी में। समझ आई मेरी बात? पीजीईपी में टैक्सेबल होता है सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी हुज टर्नओवर हैज नेवर बीन अबव, सर नेवर बीन अबव मतलब जिसका टर्नओवर कभी 400 करोड़ से ज्यादा गया ही नहीं सर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल इनकम लायबल फॉर सरचार्ज एंड द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल देयर इन आर। देखो सर क्या होगा, अगर ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर कभी गया ही नहीं, उसके लिए ये पूछ रहे सर। अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन 4। ध्यान रखना सर, क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है ना सर, ये यहां पर दिया हुआ है, नहीं तो स्टूडेंट ढूंढना चालू कर देते हैं सर कि 4 का आंसर मतलब वो ऑप्शंस कहां पर है, तो ये ऑप्शंस यहां पर है। तो ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर कभी गया ही नहीं, उसके लिए आपसे सर पूछ रहे हैं सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होगा। तो देखो सर सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक कंपनी है, और डोमेस्टिक कंपनी में आप पढ़ के आए हो सर, याद है? याद है आपको सर? डोमेस्टिक कंपनी में 7 यानी 7 और 12% हुआ करता है सर। अगर 1 करोड़ से एक्सीड किया तो 7%, ठीक है, और 10 करोड़ के ऊपर चले गया
तो 12%। ये अपन सर्चा डोमेस्टिक कंपनी में पढ़ के आए। तो सर यहाँ पर ऑप्शन 1 करोड़ और 7% परफेक्ट है सर। 10 करोड़ और 10% तो है ही नहीं सर। 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12% हो जाता है सर। या 1 करोड़ और 12% बोल रहा है तो ये हो ही नहीं सकता। 10 करोड़ और 5% की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आ रहा है समझ? आराम से करते जा रहे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। देखो सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, सर आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको क्या लगता है इनकम की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होगी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, क्योंकि सरकार को जिस दिन जो मौका लगेगा ना सर, उसको सरकार क्या करेगी, इनकम में इंक्लूड करते जाएगी। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको इनकम हो रही तो क्या वो भी टैक्सेबल है? यस सर। अगला तो फाइनेंस एक्ट 2022 आएगा ना सर, उसमें वो भी टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा सर। ठीक है, तो इनकम की डेफिनेशन क्या है सर? इंक्लूसिव। आगे बढ़ते हैं सर। एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, बंदा रेसिडेंट है, देख लो भाई, is entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income which is chargeable for an assessment year of an amount equal to 100% of such income or lesser amount. The maximum amount of total income qualifying for such deduction and the maximum amount of deduction so available is. सर ये आपसे ना प्यार से क्या पूछ रहे पता है? 87A की रिबेट पूछ रहे सर। 87A की रिबेट हमने ये पढ़ी थी सर, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो और उसकी सर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है तो सरकार बोलती है उसको 12,000 रुपए 12,500 तक हम क्या कर सकते हैं, टैक्स छोड़ देंगे। उससे ऊपर रहा तो टैक्सेबल है सर। उससे ऊपर में कोई लिमिट मतलब कोई छूट नहीं है सर। 12,500 12,500 तक सरकार क्या करेगी, छोड़ देगी सर। टैक्स आपसे नहीं लेगी, पर प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5 लाख से, याद रखना सर। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल की लेती है ये लिमिट। अगला देखो, the year in which the income is earned is known as, सर अपन किस साल पैसे कमाते हैं, प्रीवियस ईयर में। टैक्स पे कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में। सर एक एक साल का करेंगे सर, 2014 से जाएंगे सर 22 तक जाना है। ध्यान से सुनो सर, 21 और 22 का भी कराऊंगा, दिसंबर 21 और जून 2022 उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा। पर प्लीज प्रोवाइडेड आप मेरे साथ बने रहो, 7 तक आराम से क्वेश्चन करो सर, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, for the assessment year 22-23 taxable income of A Limited domestic manufacturing company claiming the benefit of section 115BAB। सर अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो इसके लिए टैक्स रेट कितना होता है सर? इसके लिए टैक्स रेट होता है 15% प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो सब स्टूडेंट करेंगे सर 10,86,920 का 10,86,920 का 15%, ये 15% मेरा आ रहा है सर 163,038। इसमें 4% और जोड़ दो सर प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 169,560। राउंड फिगर करोगे तो यही आएगा सर। तो डी वाला ऑप्शन सर, हर एक स्टूडेंट मेरे साथ साथ करते जाएगा, क्वेश्चन नहीं करेगा तो मैं तो सीख गया हूं सर, आपको भी पास करना है। ठीक है, मैं CS एग्जीक्यूटिव पास कर चुका हूं, आपको भी पास करना है। आगे देखो, टोटल इनकम ऑफ अतुल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज 4,90,000। द रिबेट ऑफ द अलाउेबल अंडर 87A, आपसे पूछ रहा है रिबेट कितने की मिल जाएगी सर? आराम से देखो, 4,90,000 माइनस 2,50,000, तो ये कितना बचेगा सर? 2,40,000। अब अपन सर 2,40,000 में कितना परसेंट लगाएंगे सर? 5% लगाएंगे। तो सर ये कितना आ जाएगा? 2,40,000 का 5%, ये आ जाएगा सर 12,000। तो अपन को रिबेट कितने की मिल जाएगी सर? 12,000। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस सर, ये बेसिक है, बट बेसिक से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे देखो, इनकम अंडर सेक्शन 224 इंक्लूड्स, आपसे इंक्लूड पूछ रहा है द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। सर क्या बैंकिंग बिजनेस का प्रॉफिट और गेन भी टैक्सेबल है? यस सर। कैरिड ऑन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर, सर क्या ये टैक्सेबल होगा? यस सर। अगला, एनी एडवांस मनी फोरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर एडवांस मनी फोरफिटेड याद है IUS में टैक्सेबल होता है और ये PGVP में टैक्सेबल होगा सर। तो क्या ये इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे? यस सर, दोनों ऑप्शन इंक्लूडेड है, दोनों इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है और टैक्सेबल भी है। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्या करेंगे सर, कमेंट पे पूछ लेंगे सर, कमेंट पे पूछ लेंगे और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड पे कर दूंगा। और सर ये जो PDF है, जैसे ये वीडियो खत्म होगी मैं आपके साथ सर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आराम इंस्टीट्यूट का चैनल है, वहां पर शेयर कर दूंगा ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सको।
देखो, ललित अ रेसिडेंट इंडिविजुअल 81 ईयर्स वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, इफ इज टैक्सेबल इनकम इज 5,20,000। सर 80 से अबव है तो इसके लिए स्लैब कितने का है सर? 5 लाख का। चलो टैक्स निकालते हैं। 5,20,000 माइनस 5 लाख कर लेंगे सर, क्योंकि इसके पर 5 लाख का स्लैब एप्लीकेबल है। 20,000 बचेगा सर। इस 20,000 में कितना परसेंट है सर? सीधा डायरेक्ट 20% है, तो 20,000 का 20% कितना आ जाएगा सर? 4,000। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन सर। ये देखो 4,120 दिया है, तो 4,000 प्लस 4%, सॉरी 120 में टिक कर दिया था मैं, 4%, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4,000 प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 4,160। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया सर, एकदम सिंपल इजी। आगे बढ़ते हैं सर। A new business was set up on 1st July 2020 and trading activity was commenced from 1st September 2020. The previous year would be the period commencing from। आपसे पूछ रहा है इस बंदे का प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा? सर जब से बिजनेस सेटअप हुआ है। ट्रेडिंग एक्टिविटी, भाई देखो ये माल बेचना खरीदना कभी से भी करे सर, बिजनेस सेटअप तो 1 जुलाई से हो गया था, तो इसका प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आया समझ? वेरी सिंपल, जब से अपन बिजनेस सेटअप करते हैं तब से लेके ईयर एंड तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स मरीन लाइन्स INC, a CA incorporation, a Singapore company engaged in shipping business, collected 150 lakh towards carrying goods from Chennai port. Its presumptive income chargeable to tax in India would be। सर शिपिंग बिजनेस के केस में प्रिजम्पटिव इनकम कितना परसेंट है सर? 7.5% है। तो सर 150 लाख का 7.5% करोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 11.25। समझ आया? बहुत धीरे धीरे मैं सिंपल आराम से कर रहा हूं सर, ताकि कोई स्टूडेंट हड़बड़ाएगा नहीं, सब सॉल्व करेंगे सर, ताकि टैक्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। HSK and LLP has taken Keyman insurance policy on life of its managing partner। सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, याद है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्या पढ़े थे? अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका सैलरी में टैक्सेबल है, अगर कोई सैलरीड पर्सन नहीं है तो सर उसके लिए PGP में टैक्सेबल है, और अगर ये दोनों जगह टैक्सेबल नहीं हुआ तो IOS में टैक्सेबल हो जाता है। तो सर क्या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है क्या वो टैक्सेबल होता है? यस सर, वो टैक्सेबल है, वो एग्जाम नहीं होता। The policy got matured on 13 September 2021. An amount of 75 lakh was paid by the insurer to the managing partner. The amounts are received on maturity of the policy by the managing partner is। सर ये तो टैक्सेबल होता है, अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं सर, देखो क्या बोल रहे हैं। रघु ट्रेस्ड अ मिसिंग गर्ल बाय स्पेंडिंग 20,000 फॉर दिस, मतलब एक लड़की जो गुमशुदा हो गई थी उसको ढूंढ लिया, ठीक है, 20,000 रुपए खर्चा भी किया। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द सम ऑफ 1,20,000, उसको अवार्ड भी मिल गया 1,20,000 का। इन दिस केस द अवार्ड इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ। सर अगर ये अवार्ड जैसे नेचर की इनकम होती है तो सरकार बोलती है इन नेचर की इनकम पे एक्सपेंस जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते। तो जितना भी आपको अवार्ड मिला है ना सर, क्या ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर, याद रखना अवार्ड, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ये सब केसेस में आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होते सर। जितनी भी इनकम हुई है पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है, याद रखना सर। ना कोई डिडक्शन, ना कोई एक्सपेंस, ना कोई लॉसेस, कुछ नहीं क्लेम कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। रमन एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म रिसीव 5 लाख फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी consequent to a demise of a partner Pramod. The amount of premium 2,30,000 paid earlier was claimed as deduction under section 37। सर उसने प्रीमियम पे किया था जिसको सेक्शन 37 में वो डिडक्शन ले लिया था बाय द फर्म। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसीज। सर देखो इंश्योरेंस से जो पैसा मिला है क्या ये टैक्सेबल होगा? यस सर ये टैक्सेबल होगा। तो सर क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होगा? यस सर ये पूरा टैक्सेबल होगा। सर आप इसमें ये देखो, आप ये मत कर देना कि सर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम से पॉलिसी से जो पैसा मिला है उसमें से आपने जो प्रीमियम पे किया है उसको माइनस कर दो। नहीं सर, ऐसा मत करना। जो मैच्योरिटी में मिला है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से ये पूरा टैक्सेबल है, इसमें आपने जो प्रीमियम पे किया है उसको माइनस नहीं करना। अगर आप माइनस करके टैक्स निकालने चल जाओगे तो आप डबल बेनिफिट ले लोगे। कैसे डबल बेनिफिट? एक तो सेक्शन 37 में सर PGP में एक्सपेंस आप पहले ही क्लेम कर लियो, वहां बेनिफिट ले लोगे। फिर आप जब टैक्स निकालने की बात आई तो 5 लाख माइनस 2,30,000 कर लिए, तो आप फिर से 2,30,000 माइनस करने के कारण आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2,70,000। तो आप टैक्स कम अमाउंट पे लगाओगे, इसीलिए डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरा 5 लाख टैक्सेबल है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, देखो
मेट्रो लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी इज असेस्ड विद अ टोटल इनकम ऑफ 11.25 करोड़। हाँ डोमेस्टिक कंपनी सर, इनकम देख लो 10 करोड़ से ऊपर चले गई है। सरचार्ज, अरे भैया डोमेस्टिक कंपनी हम पढ़ के आए सर, सरचार्ज कितने होते हैं 7 और 12, यही 2 तो परसेंट है सर, यही 2% तो एप्लीकेबल है। 7% होता है जब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और 10 करोड़ से ऊपर चले गया तो 12%। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अशोक कमेंस मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 September 2020। द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर वुड बी, आपसे प्रीवियस ईयर पूछ रहे हैं सर। 1 सितंबर से बंदे ने काम चालू किया है, डॉक्टर ने काम चालू किया है, तो 1 सितंबर से 31 मार्च 2021 तक इसका प्रीवियस ईयर होगा। ये तो बहुत सिंपल है सर। आगे बढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी कौन होता है सर, ये आपसे पूछ रहा है। अब एसएससी कहां डिफाइंड है सर, सेक्शन 27 में एसएससी डिफाइंड है। देखो क्या बोल रहा है, मीन्स हु इज एन एसएससी इन डिफॉल्ट, क्या इसको माना जाता है एसएससी? यस सर। फ्रॉम हुम टैक्स इज ड्यू, यस सर। अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन, सर जिसके खिलाफ क्या कोई प्रोसीडिंग हुई है? यस सर। तो सर ये तीनों पॉइंट ही तो कवर होते हैं सर, तो क्या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द, सर देखो इनकम टैक्स के जो रेट होते हैं ना वो हर साल फाइनेंस एक्ट में आते हैं सर, ये बात का ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट ये मत बोल देना इनकम टैक्स एक्ट में आते हैं, नहीं सर। जो भी इनकम टैक्स का रेट्स आता है ना सर वो फाइनेंस एक्ट में आता है हर बार, फाइनेंस एक्ट, इसीलिए तो बोलते हैं सर अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट, हर बार फाइनेंस एक्ट से चेंज किया जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अरुल इंडस्ट्रीज गॉट वेवियर ऑफ गुड्स जीएसटी। देखो वेवियर मतलब छोड़ देना, वेवियर वर्ड का मतलब छोड़ देना। Arul Industries got waiver of GST of 2,20,000 for the current financial year. The amount of waiver is, सर अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन पढ़ते पीजीवीपी, पीजीवीपी में अपन क्या जीएसटी जो पे करते हैं क्या वो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं? यस सर, एज एन एक्सपेंस क्लेम करते हैं सर, जीएसटी जो अपन पे करते हैं। ध्यान दो सर, जीएसटी को एज एन एक्सपेंस अपन क्लेम करते हैं। तो कल के दिन अगर आपको जीएसटी पे करने का था और वो अगर वेव हो गया तो क्या सर सेक्शन 41 के हिसाब से ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी? यस सर डीम्ड इनकम मानी जाएगी। तो क्या ये टैक्सेबल है? यस सर ये टैक्सेबल है, रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से टैक्सेबल है और पीजीपी में टैक्सेबल है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। मारुति एंड कंपनीज एंड एओपी कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स विद इक्वल शेयर। ठीक है, नन ऑफ द मेंबर हैव इनकम एक्सीडिंग द टैक्सेबल लिमिट, मतलब सबकी जो इनकम है वो 2,50,000 से कम है। द टोटल इनकम ऑफ द एओपी इज 5 लाख। अब एओपी की भी इनकम कितनी है सर? 5 लाख की है। अब ये आपसे पूछ रहा है द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एओपी विल बी। देखो सर अगर एओपी के सब मेंबर्स की, ध्यान से सुनना, एओपी के अगर सब मेंबर्स की जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो जाती है तो उस केस में उस एओपी को स्लैब मिल जाता है। तो सर यहां पर क्या 5 लाख में अपन स्लैब लगाएंगे? यस सर, 5 लाख माइनस 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का माइनस कर लेंगे सर, तो हमारा कितना बचेगा सर? 2,50,000। ठीक है 2,50,000, इस पे 5% लगता है सर, ये कितना हो जाएगा? 2,50,000 इसका 5%, ये आ जाएगा सर 12,500। ठीक, प्लस 4% एजुकेशन सेस, प्लस इसमें कर लो 4%, तो ये 4% ऐड करने के बाद आ जाएगा सर 13,000। समझ आया? बहुत सिंपल। अब मान लो एक स्टूडेंट ने बोला सर 4 में से एक मेंबर भी है जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा कमा रहा है, तो उस केस में ओपी के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30%। सर अगर मान लो 4 में से एक मेंबर फॉरेन मेंबर हुआ तो उस केस में ओपी के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा? सर 3 के बेसिस में लगेगा 30% और एक जो मेंबर है उसके शेयर के बेसिस में लगेगा 40%। ये एओपी की टैक्सेबिलिटी मैंने आपको समझाई है। बाकी जब अपन ये रिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे उसके जब एमसीक्यू आएंगे तो वहां पर और क्लियर करेंगे, बट अभी मैंने आपको एक बार ओवरव्यू में ऊपर में बताया। तो अभी के लिए इस आंसर क्या हो जाएगा? 13,000। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखो अ म्युनिसिपल कमिटी लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्युनिसिपल फंड इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द स्टेटस ऑफ। सर म्युनिसिपल कमिटी है, इसको अपन किस नाम से बोलते हैं सर? अगर आपको याद हो तो क्या हम इसको लोकल अथॉरिटी के नाम से बोलते हैं? यस सर, इसको हम लोकल अथॉरिटी के नाम से बोलते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ डोमेस्टिक कंपनी हैज अ टोटल इनकम ऑफ 120 लाख। ठीक है, द रेट ऑफ सरचार्ज, सर क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई? यस सर, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में सरचार्ज कितना परसेंट है?
अब तो आप लोग मेरे को बता दो सर, अब तो आप लोग बताओ सर, क्या 7% होगा? यस सर, डोमेस्टिक कंपनी है। और अगर फॉरेन कंपनी होती तो 2 और 5%, याद है ना, पढ़ के आए। आगे बढ़ते सर, देखो Mr. Ganpati, a resident individual, received 12 lakh during the financial year 21-22 by way of dividend from domestic company. The applicable rate of tax on such dividend would be, सर क्या आजकल डिविडेंड आईयूएस में टैक्सेबल है? यस सर। क्या नॉर्मल स्लैब के बेसिस में टैक्सेबल है? यस सर। डिविडेंड को एक नॉर्मल इनकम मानी जाती है और नॉर्मल इनकम मान के उसको स्लैब के बेसिस में टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट। सर देखो, नॉन रेसिडेंट एंगेज इन द शिपिंग बिजनेस। सर अभी तो एक क्वेश्चन करवाया था इसका, 7.5% सर। ठीक है, ध्यान दो सर। आगे, अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 115 BAA अर्न टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 30 करोड़। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है सर अंडर 115 BAA, तो उस केस में 115 BAA वाली कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगता है सर? 22% के हिसाब से लगता है सर, 22% के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इनकम टैक्स income chargeable to tax under the Income Tax Act 1961 in the assessment year has been defined in section 224 to include मतलब क्या क्या चीजें आएगा सर? देखो, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द असेसमेंट ईयर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 224 टू इंक्लूड क्या वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्या ये टैक्सेबल है? क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, ये टैक्सेबल है। प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इसको क्यों छोड़ोगे सर? अगला, अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो हम पढ़ के आए सर, ये टैक्सेबल है। गिफ्ट फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव 50,000 से ज्यादा हुआ तो भी टैक्सेबल। तो सर क्या चारों चीजें टैक्सेबल है? यस सर, ऑल द 4 अबव आर टैक्सेबल। समझ आया? बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते। इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सरचार्ज इज लेविड व्हेन इट्स टोटल इनकम एक्सीड। सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में सरचार्ज आपसे पूछ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज कितने % से एप्लीकेबल है? तो सर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर चले गई इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सर उसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। कितना? 10%। बहुत सिंपल। अगला देखो, HSP LLP has taken Keyman insurance policy on the life of its managing partner। सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके तो कई बार क्वेश्चन कर लिए सर। अब हमें पता है सर जितना भी मिलेगा क्या अमाउंट रिसीव पूरा टैक्सेबल होता है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो सर जून दिसंबर 18 तक पहुंच गए। देखो, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ सीनियर सिटीजन। अरे भैया नॉन रेसिडेंट है, भले सीनियर सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की मिलने वाला है सर, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है, ध्यान रखना सर। टोटल इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस पेबल इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 50 years व्हेन कंप्यूटेड टोटल इनकम 4,40,000 फॉर द असेसमेंट ईयर। सर अगर 58 ईयर्स की एज है और अगर ये बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है और अगर इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, तो क्या इसको 87A की रिबेट मिल जाएगी? यस सर, 87A की रिबेट मिल जाएगी। तो क्या इसकी जो टैक्सेबल जो टैक्स आएगा क्या वो निल हो जाएगा? यस सर, निल हो जाएगा। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते सर। इनकम टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। सर कार्बन क्रेडिट क्या 10% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी है? यस सर, हम पढ़े अच्छे से। कार्बन क्रेडिट की टैक्सेबिलिटी 10% के हिसाब से प्लस एजुकेशन सेस भी लगेगा। एजुकेशन सेस मत भूल जाना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 10% की टैक्सेबिलिटी, एजुकेशन सेस छोड़ दिए। नहीं सर, एजुकेशन सेस भी है। ठीक है, 34 देखो, a resident individual can avail the benefit of rebate of 12,500 or 100% of the tax income tax whichever is less under section 87A of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 22-23। सही है सर। on fulfilling the condition that the total income does not exceed। सर बिना पढ़े बताएंगे, exceed किससे नहीं करना चाहिए? 5 लाख से ज्यादा exceed नहीं करना चाहिए, यही तो पढ़ के आया है सर। ठीक है, तो ये देखो सर 5 लाख। उसके बाद देखो, surcharge on the amount of tax is to be levied at a specified percentage when individual is having an income exceeding specified limit। सर अगर इंडिविजुअल की बात करो तो अगर आपको याद हो तो हम पढ़ के आए सर, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहा तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ की कहानी आई तो 15%, 2 से 5 की कहानी आई तो 25%,
सर 5 से ज्यादा हो गया तो 37%, ये तो हम पढ़ के आए। अब देखते हैं सर 7% इफ द इनकम एक्सीडिंग, नहीं सर 7 और 12 तो हम कुछ पढ़े ही नहीं है सर, 7 और 12 वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, 2% वाली कोई बात ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद देखो 15% हैविंग इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, ये तो सही है। 10% इफ द टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो सर यही तो ऑप्शन है सर, यही तो मैंने आपको सर सरचार्ज का स्लैब बताया था कि अगर 50 से ऊपर गया 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर गया 2 करोड़ तक 15%। समझ, आगे बढ़ते। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, surcharge at the rate of 12% is payable by the domestic company if the total turnover exceeds, सर 12%। कब? जब 10 करोड़ से ज्यादा हो सर। अब इतने बार प्रैक्टिस कर लिए इतने टाइप के कि अब आपका दिमाग पूरा खुल जाना चाहिए सर, ठीक है। चलो आगे देखो, टोटल इनकम ऑफ मिसेस रोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 4,40,000। हर टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ 4,40,000। सर क्या 5 लाख से कम है? यस सर। क्या 87A की रिबेट मिल जाएगी? यस सर। तो सर क्या उस केस में उसका टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी? यस सर। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर हेडेड बाय द चेयरमैन एंड also comprises of 6 members. The chairman and all the member of the CBDT are being selected. देखो चेयरमैन, ये बोल रहे हैं भाई चेयरमैन और मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करता है ऑफ द सीबीडीटी? कौन सिलेक्ट करता है सीबीडीटी के? सही, आईआरएस, ठीक है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार देख के जाना चाहिए क्योंकि कई बार इतना थियोरेटिकल स्टूडेंट अंदर से पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, इसलिए एक बार देख के जाएगा तो वहां गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी provide essential input for the policy and planning of direct tax in India and is a dash functioning under the Central Board of Revenue. सर इज अ डैश फंक्शनिंग, तो सर क्या ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है? यस सर, सीबीडीटी भी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तब तो नोटिफिकेशंस वगैरह इशू करती है सर, ठीक है। आगे बढ़ते सर। The apex court in the case of CIT Gujarat versus Saurashtra Cement Limited has held that the liquidated damages received from the supplier on account of delay in the supply of plant and machine shall be treated as in the nature of, देखो सर liquidated damages जो रिसीव हुआ है जो डिले के कारण ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीन, आपसे पूछ रहा है ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है इसका नेचर क्या होगा? सर देखो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है जो डिले के कारण हुआ है, क्लेम किया है आपने, आप इसको सर प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट में से रिड्यूस करोगे। कोई भी स्टूडेंट इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मत क्लेम कर लेना, सर ये कोई रिसिप्ट और इनकम है क्या? ये आपकी इनकम नहीं है सर। अगर इनकम होती तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट ले लेता मैं, ये इनकम थोड़ी के भाई, वो डैमेजेस है, डैमेजेस है इसीलिए प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट से रिड्यूस हुआ है, भूलना मत। इनकम मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन देखो, A canons of taxation as propounded by Adam Smith, despite the modern development of economic science, still apply and hold good. This canons of taxation refer to the administrative aspect of tax. Find out the following which has been considered to under the Income Tax Act as been the fundamental canons of taxation. Sir, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इकोनॉमिक, कैनन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब नहीं है सर, सिर्फ एक ही है कैनन ऑफ इक्विटी। क्योंकि हम टैक्स लाने का पर्पस क्या था सर? हमारा टैक्स लाने का पर्पस ये था कि हम अमीरों को लूटे और गरीबों में बांटे ताकि इक्वालिटी क्रिएट हो, तो कैनन ऑफ इक्विटी। समझ आया? ये थोड़ा सा थियोरेटिकल अजीब क्वेश्चन है, माइट बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट को पता हो कुछ को ना भी पता हो, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आ गया मैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन था? 41 था ना। तो 41 में देखो सर, एक तो कैनन ऑफ इक्विटी, अच्छा इसके ऑप्शंस यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान देना सर, ठीक है। एक कैनन ऑफ इक्विटी हो गया, दूसरा दिया हुआ है सर कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्यों सर? सिंपल सी बात है, हम टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे चाहिए वो हमें टैक्स के फॉर्म पे आएंगे, ठीक। अगला दिया हुआ है कैनन ऑफ अनसर्टनिटी। नो सर, इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब सर्टन है सर, इसमें कोई अनसर्टनिटी नहीं है सर। कैनन ऑफ नॉन कन्वीनियंस, सर नॉन कन्वीनियंस नहीं सर, ये नॉन कन्वीनियंस या कन्वीनियंस बेसिस में टैक्स नहीं लग रहे सर। अगला दिया हुआ कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सर क्या सर्टेनिटी है? यस सर, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर या फिर 3 लाख या 5 लाख से ऊपर जाएगी तभी टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी है। तो सर कौन कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है? फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। तो उसके बेसिस में जो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर का। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर।
The CBDT is a statutory authority for providing essential input for policy and planning of direct tax in India and is also responsible for administration of direct tax laws through income tax department and is functioning under the. अब देखो भाई ये कितने स्टूडेंट को पता हो ना पता हो, माइट बी पॉसिबल ये स्टूडेंट्स को ना पता हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट होता है सर, इसके अंडर इन लोग काम करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, इसके अंडर सीबीडीटी काम करता है और फिर हेल्प करता है सर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पर्पस के लिए डायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। Chirag, a resident individual of 67 years. देखो सर 67 years of age had total income earned from different sources during the previous year 21-22 being computed as per the provision of Income Tax Act 1961 of 4,75,000. His tax liability on the income for the assessment year 22-23 will be dash but the tax shall be nil. ये देखो भाई साहब लोगों ने क्या गेम खेला, इन्होंने बोला भैया हम बोल रहे हैं आपका टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो नील रहेगी क्योंकि 87A का रिबेट आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, पर आप ये आपको ये बोल रहे हैं कि 4,75,000 में आप एक बार हमें टैक्स निकाल के बता दो ताकि क्या है हमें संतुष्टि हो जाए। हमने बोला ठीक है भाई 4,75,000 माइनस 2,50,000 तो ये आ जाएगा सर। अरे एक मिनट इसकी एज कितनी है सर? 67 ईयर्स है। मैं कैसे 2 लाख लगा रहा हूँ सर, यहाँ पर स्लैब लगेगा 3 लाख का। ठीक है तो अरे यार 4,75,000 माइनस 3 लाख ये आ रहेगा सर 1,75,000। सर क्या इस पे 5% लगेगा? यस सर इस पे 5%, ये आ जाएगा सर 8,750। ये इसका टैक्स आ रहेगा, भले ही इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है नील है, पर अगर आप निकालना ही चाहो टैक्स तो ये लो भाई 8,750। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मेरिट्स क्या नहीं है सर? क्या डायरेक्ट टैक्स में इक्विटी है? यस सर ऐसा सरकार बोलती है। सिंप्लिसिटी है? यस सर है। क्या इवेजन है? अब ये अंदर की बात है कि चोरी हो रही है, वो अंदर की बात है, पर सर क्या हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए लाए थे कि ताकि टैक्स वगैरह की चोरी ना हो? यस सर। तो ऑप्शन तो यही है सर कि इवेजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स चोरी करने के लिए नहीं बनाया गया है, टैक्स की चोरी रोकने के लिए डायरेक्ट टैक्स। ठीक है तो इवेजन नहीं है सर, आया समझ? देखो सर जून 2021 का क्वेश्चन है सर। ठीक, इसके बाद आगे देखो अगला 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या फीचर नहीं है भैया? नॉट बोल रहा है, गलत मत कर देना। तो देखो सर क्या बोल रहा है, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये तो फीचर है सर। टू प्रोड्यूस इनकम प्रॉफिट, ये तो करते ही है सर। द कमिंग टुगेदर इज वॉलेंट्री, इन अदर वर्ड्स नॉट मैंडेटेड बाय एनी इवेंट और सिचुएशन। यस सर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर, नहीं सर एओपी कोई भी बना सकता है सर। कहाँ ऐसा लिखा है कि इंडिविजुअली मेंबर होगा सर? एक पार्टनरशिप फर्म चाहे कंपनी चाहे सब एओपी बना सकते हैं सर, ध्यान रखना सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इनकम वुड नॉट बी टैक्स इन अ प्रीवियस ईयर इटसेल्फ बट वुड बी टैक्स इन द असेसमेंट ईयर ओनली। ये आपसे पूछ रहे कौन ऐसा आदमी है जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में नहीं असेसमेंट ईयर में टैक्स होगी। तो आप समझ रहे हो सर, वो प्रीवियस ईयर का जो 5 एक्सेप्शन पड़ते हैं उन्हीं में खेलने वाला है सर। देखो इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम अ शिपिंग बिजनेस, सर ये तो प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन में आ रहता है पहला वाले में। इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया टेम्परली फॉर अ शॉर्ट स्टे आउट इंडिया, सर क्या इसका असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा? यस सर असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये तो वापस आएगा, बोल रहे हैं ना शॉर्ट स्टे के लिए। इनकम ऑफ बॉडी फ्रेम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सर ये कोई आपके इवेंट वाले लोग हैं तो सर क्या ये प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे? यस सर, क्योंकि इसके बाद तो ये लोग भाग जाएंगे। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सर अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो सरकार बोलती है सुन भाई तू टैक्स दे, उसके बाद बिजनेस बंद कर, अपने आप को बंद कर, कुछ भी कर, हमारा टैक्स दे के जा। तो क्या ये भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाता है? यस सर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये वाला बी वाला। समझ आया? ये अपन ने ध्यान से सुनो सर, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपन ने जून 2021 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था दिसंबर और जून 2022 के भी क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कम मना कर रहा हूं, वो भी कराऊंगा सर, विश्वास तो रखो, पेशेंस तो रखो। वो मैं आपको जून 2022 दिसंबर 2021 और जून 2022 ये दोनों के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, बट ये अभी नहीं कराऊंगा। पहले अपन पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आखिरी में वो दोनों पेपर सॉल्व कर लेंगे ताकि जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाए कि इनकम टैक्स का पेपर कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, आई मेरी बात समझ? प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। और सर ये जो पीडीएफ है मैं सर टेलीग्राम में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप उसको आराम से देख लेना। प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, सब प्रैक्टिस करो, आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस गेन करो। टैक्स का पेपर अच्छा बनना चाहिए सर। मेरा भी सीएस में टैक्स में
मैं तो बिना पढ़े गया था सर, 75 आया था। तो सर आप लोग भी अच्छे से पढ़ो। अब आप कंपेयर मत करना चल जाना कि सर आप सीए थे, नहीं नहीं ऐसा वैसा मत सोचो सर। मेरे लिए भी टैक्स का पेपर एमसीक्यू पहली बार था, मैंने सीए में राइटिंग में दिया था। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचो कि सर आप ऐसा वैसा, नहीं सर, मैं आपके प्रोस्पेक्ट में सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट सोच के ही सोच रहा हूँ। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि सर सीएस में, टैक्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कैसे टाइप के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है एग्जाम में। इससे आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल लेवल पे रहोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करके जाओगे कि आपको पास के पेपर्स का नॉलेज है। ठीक है, याद रखना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अभी तो ये चालू है सर, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भयानक लड़ाई है, बहुत सारी चीजें करना है अपन को। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।